नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा। पॉलिटी हमारा चल रहा है और पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा। ठीक है, आज इसको हम खत्म करेंगे संविधान सभा को। ठीक है, संविधान सभा। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे साथ जुड़िए। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर, अच्छे से आप लोग सारी चीजें पढ़ते हुए चलिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्लास नंबर कौन सी होगी? इसकी क्लास नंबर है 2। जब हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे, हम लोगों ने कल बात कर ली थी अगस्त प्रस्ताव की। आप मुझे बताइएगा अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा और कब पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव को किसने पेश किया था? वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। हम लोग बात कर रहे हैं कि सर जो अगस्त प्रस्ताव था ये कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। हम लोगों ने बात करनी है और आप लोगों ने कल बहुत बढ़िया से पढ़ा था, बेहतरीन तरीके से पढ़ा था कि सर अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया? लिलिथगो ने। बहुत बढ़िया, 8 अगस्त 1940 को हमने वो चार सारी चीजें पढ़ी। अब हम बात करेंगे सर, अगस्त प्रस्ताव जब विफल हुआ, फेल हुआ, तो उसके बाद अंग्रेजों ने एक चाल और चली। अंग्रेजों ने क्या किया कि एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा। किसको भेजा? क्रिप्स मिशन को। तो हम यहां पर बात करेंगे सर क्रिप्स, क्रिप्स मिशन। ठीक है जी, क्रिप्स मिशन के बारे में हम बात करेंगे कि सर जो क्रिप्स मिशन था ये कब आता है? जो क्रिप्स मिशन था कि सर क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? चलिए बताइए, क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? कौन कौन भैया बताएंगे? क्रिप्स मिशन जो कि 23 मार्च 1942 में भारत आया। कब आया? 23 मार्च 1942 में भारत आया। अब यहाँ पर चर्चा ये होगी कि सर जब ये भारत आया था तो इसमें इसका अध्यक्ष कौन था? तो एक भैया अंग्रेज था जिसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आता है। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है इसका अध्यक्ष बन के आता है, चेयरमैन बन के आता है। लिखने की जरूरत तो नहीं है चेयरमैन, आप कहेंगे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। जब ये भारत आता है, ठीक है, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर भारत आया, स्टेफोर्ड क्रिप्स कहां पर आ जाता है? तो आप कहेंगे सर भारत आ जाता है। कहाँ आ जाता है दोस्तों? भारत आया। और इसने भी सेम वही चीजें रखी, इसकी भी सिफारिश वही थी कि हम आपको आजाद कर देंगे, आपका संविधान बना देंगे, ठीक है। लेकिन इसने एक काम किया था, पाकिस्तान की मांग को डिनाई कर दिया। जो पाकिस्तान की मांग हो रही थी, हाँ जी, चलिए बताइए। हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी। अब ये जो क्रिप्स मिशन है, इसकी गांधी जी से मुलाकात कब की इसने? गांधी जी से मुलाकात कब की? गांधी जी से मुलाकात, मुलाकात, ठीक है जी। आप कहेंगे गांधी जी से मुलाकात या मीटिंग कब हुई इसकी? गांधी जी से मीटिंग होती है 24 मार्च 1942 में। इसलिए बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा ये बता दिया जाता है कि क्रिप्स मिशन 24 मार्च 1942 में आया है। जबकि 1942 में तो आया है, 23 मार्च को आया है। कब? 23 मार्च को आया है। चलिए यहां तक हमने लिख लिया। अब बात आती है, चलिए यहाँ पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब बात ये हो गई, अब बात ये हो गई कि सर गांधी जी से मुलाकात हो गई। अब कांग्रेस की तरफ से कौन मिलने गया था? कांग्रेस से आधिकारिक वार्ता कौन कर रहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सर क्रिप्स मिशन से कांग्रेस की तरफ से कौन बात कर रहा था? चलिए मुझे जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे सर कांग्रेस की तरफ से किसने बात की थी? कौन कौन साथी बता रहे हैं? चलिए बता दीजिए भैया कि सर कांग्रेस की तरफ से कौन बात कर रहा था?
सर यूपी कांस्टेबल क्लास, देखिए अगर पॉलिटी तो यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूपी में थोड़ा सा, यूपी में थोड़ा सा और डीप आ जाता है, कांस्टेबल में, होमगार्ड में इतना डीप नहीं आता। ठीक है, चलिए अब कांग्रेस से मुलाकात होती है 30 मार्च 1942 में, कि सर कांग्रेस से क्रिप्स मिशन की मुलाकात 30 मार्च 1942 में हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही कहा जतिन कुमार जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। जब 30 मार्च को, ये यहां पर ध्यान रखना कि कांग्रेस से कांग्रेस से मीटिंग कब हुई इसकी, कांग्रेस से मीटिंग कब हुई, तो आप कहेंगे सर कांग्रेस से इसकी मीटिंग होती है 30 मार्च 1942 में। और कांग्रेस की तरफ से जो वार्ताकार थे, कांग्रेस की तरफ से जो वार्ताकार थे, कांग्रेस की तरफ से कौन बात कर रहे थे, कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आप कहेंगे सर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इनके साथ अब्दुल कलाम आजाद साहब भी थे। मुस्लिम लीग की तरफ से जो बात कर रहे थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन ये जो है ना सफल नहीं हो पाया। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा, क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि ये टूटते हुए बैंक के नाम एक चेक है, या इसे उत्तर तिथीय चेक कहा। चलिए लिखिएगा कि सर इसे गांधी जी ने क्या कहा था, इसे गांधी जी ने क्या कहा था, लिखना कि गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने इसे, यानी कि क्रिप्स मिशन को, इसे उत्तर तिथीय चेक कहा, उत्तर तिथीय चेक कहा। ठीक है, उत्तर तिथीय चेक या बीते समय का चेक, या बीते समय का चेक कहा। ठीक है, बीते समय का चेक, समय का चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप यहां पर लिखेंगे, पोस्ट डेटेड चेक कहा। चलिए बहुत बढ़िया, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब यहां पर हमने बात ये हो गई, चलिए ये सारी चीजें हो गई। इसे दिवालिया बैंक भैया नेहरू जी ने भी कहा था। चलिए ये बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से आप लोग लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। अब भैया क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका संविधान बनाएंगे, लेकिन वही जो उसने जो अगस्त प्रस्ताव में सिफारिश की गई थी, वही सिफारिशों को इसने भी दोहराया। अब क्या होता है, जैसे ये विफल हुआ, इसके बाद भैया क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी जी कहते हैं करो या मरो। ये पहली बार होगा भारत में जब महात्मा गांधी ने अहिंसा अहिंसा का मार्ग छोड़ा। यानी कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग छोड़ा? डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया। तो महात्मा गांधी जी ने कहा करो या मरो। ठीक है, कांग्रेस, कहां लिखा है कांग्रेस? कांग्रेस सही तो है, कांग्रेस गलत लिख दिया है क्या? चलिए आप सही लिख लीजिए माय डियर, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर हुआ क्या। देखिए 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। किस में चुनाव हुए जी? आप कहेंगे सर ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में क्या होते हैं? चुनाव, इलेक्शन हुए। जब ब्रिटेन में इलेक्शन हुए तो इन इलेक्शन में भैया एक जो पार्टी थी, लेबर पार्टी। कौन थी? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार बनी। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनी क्योंकि लेबर पार्टी के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, उन्होंने वादा किया था जब हम सरकार बनाएंगे ब्रिटेन में तो हम आज़ाद कर देंगे भारत को। भारत को आज़ाद करने की बात उन्होंने रखी थी क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब भारत में जो अंग्रेज हैं वो भी ये मानते हैं कि भारत के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ब्रिटिश सरकार भारत के ऊपर अत्याचार कर रही है, अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं।
भारत में तो पहले से ही विरोध चल रहा था, जापान में विरोध चल रहा था, हर जगह जहां जहां भारत के लोग थे विरोध कर रहे थे। हालांकि ब्रिटेन में भी बड़े लेवल पर विरोध अंग्रेजों के द्वारा भी किया जाने लगा। जब ये विरोध होने लगा तो वहां पर क्लीमेंट एटली जो थोड़ा सा भारत के पक्ष में था, उसने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, और ये सेंटीमेंट उसका काम कर गया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री बना था, जो पीएम बना था, पीएम जानते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, जो पीएम बना था उसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था उसका? क्लीमेंट एटली। आप कहेंगे सर क्लीमेंट एटली क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बना। ठीक है, और इसने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि जब हम सरकार बनाएंगे हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो क्लीमेंट एटली ने अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों को चुना। कैबिनेट के 3 सदस्यों को चुना, जिसमें पैथिक लॉरेंस था, जिसमें एबी अलेक्जेंडर था, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स था। कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था। चलिए, बहुत बढ़िया। अनिकेत जी, देखिए, अगर आप यूपीएसआई के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो वो कांस्टेबल वाले बैच में मैं इतना डिटेल पढ़ाऊंगा, इसमें इतना डिटेल नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि इसमें मैंने आपके कांस्टेबल लेवल तक, होमगार्ड लेवल तक या और अन्य एग्जाम के लेवल तक रख रहा हूँ। चलिए, अब बात ये हो गई कि सर क्या होता है? कैबिनेट मिशन आता है। कौन सा मिशन आएगा? आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन। आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन कब आता है? कैबिनेट मिशन की अगर बात होगी, इसका नाम कैबिनेट क्यों रखा गया है? कैबिनेट मिशन इसका नाम क्यों रखा गया? कौन भैया बताएंगे? कैबिनेट मिशन। जब ये कैबिनेट मिशन की बात यहाँ पर होगी तो आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन में ये कब आता है? तो ये आता है 24 मार्च 1946 में। ठीक है, क्यों इसे नाम दिया गया कैबिनेट? क्योंकि क्लीमेंट की कैबिनेट में 3 सदस्य थे, जिनमें एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स जो पहले भी आ चुका था, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया था पैथिक लॉरेंस को। किसे बनाया था? पैथिक लॉरेंस। कौन बन गया अध्यक्ष? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, और इसमें सदस्य कौन कौन थे? सदस्य इसमें 2 सदस्य और थे। एक कौन था जी? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष बन गया, सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एबी अलेक्जेंडर। आप कहेंगे सर एबी अलेक्जेंडर, और आप कहेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब ये भैया क्या बनते हैं? सदस्य बन जाते हैं, क्रिप्स। ठीक है जी, यहां पर आप लिखना क्रिप्स। अब जो क्रिप्स है, ये उस समय भारत में कौन था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। ये कौन था जी? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। और जो एबी अलेक्जेंडर है, ये ब्रिटिश कैबिनेट में नौसेना मंत्री था। ये कौन था? ये नौसेना मंत्री हुआ करता था, नेवी मिनिस्टर था, नौसेना मंत्री। चलिए, और जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है पैथिक लॉरेंस। ये उस समय भारत सचिव हुआ करता था। कौन? भारत सचिव। तो इन तीनों के नेतृत्व में क्या किया गया? कैबिनेट मिशन बना दिया। क्या बना दिया? कैबिनेट मिशन बनाया। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई भारत को आज़ाद होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सर इनकी जो सिफारिश थी, इनकी सिफारिश क्या क्या थी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर इनकी सिफारिश क्या क्या थी। इन्होंने कहा था कि भाई भारत को आज़ाद करना होगा, और इन्होंने ये भी कहा, इनकी सिफारिशें क्या हैं? पहले सिफारिशें देख लेते हैं कि सर इनकी सिफारिशें क्या क्या थी। पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलिए। रिकमेंडेशन क्या क्या थी? बता सकते हैं आप रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? चलिए बताइए। रिकमेंडेशन की बात यहाँ पर होगी। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, रिकमेंडेशंस की बात आ रही है। रिकमेंडेशंस की बात आ रही है, तो आप मुझे बताइए। अब यहाँ पर सर बहुत डीप जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, प्रदीप पाल जी, डीप नहीं है, क्योंकि आजकल ना लेवल बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आपको लगेगा ये डीप है, और जब मैं एसआई में, कांस्टेबल में पढ़ाऊँ, जब एसआई लेवल पढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा? फिर तो आप कहोगे अरे सर ये तो पीसीएस लेवल में जा रहे हो। भैया आजकल ना थोड़ा सा डीप आने लग गया है। चलिए,
तो यहाँ पर बात आई कि भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। संविधान सभा का गठन, कि इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। संविधान सभा में संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ये बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी कि सर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है जी, प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए, अब बात आ गई सर, ये हमने पढ़ लिया। अब यहां पर तीसरा इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया जी? इन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, जो मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही थी, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, चलिए, अब बात यहां पर आ गई कि सर पाकिस्तान की मांग इन्होंने की थी, लेकिन पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बातें आती हैं कि सर किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। आप यहां पर लिख लीजिए फटाफट से। अब आगे बात करेंगे कि सर संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। कितने लाख लोगों का? आप कहेंगे 10 लाख लोगों का। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक सदस्य करेगा। तो ये हमने लिख लिया। अब बात ये आ गई, हाँ जी बिल्कुल 10 लाख। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात करनी है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि सर यहाँ पर बात होगी संविधान सभा का गठन कब हुआ। देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ है? सभा संविधान सभा का गठन जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। क्या हुआ? संविधान सभा का गठन। अब जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ। हाँ जी, चलिए। सर आपने जो दीवानजी बैच में पढ़ाया है, देखिए जब भी कोई टीचर होता है, मैं हूँ कोई भी हो, जब भी कोई नया बैच पढ़ाता है तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देता है। हो सकता है पहले जो चीज़ें मैंने पढ़ाई होंगी अब मैं और ज़्यादा उनको अपडेट करके दे रहा हूँगा, क्योंकि एक ही चीज़ तो मैं बार बार आपको पढ़ाऊँगा तो आप भी बोर होंगे, है ना, और कुछ नया भी नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम आते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और वो चीज़ें हम अपडेट करते हुए चल जाते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सारी चीज़ें हैं इसमें। वन डे सभी एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, एएसआई तक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब बात आती है कि सर इसमें कुल सदस्य कितने थे। कुल सदस्य, तो अभी हमने पढ़ा कि सर उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी, और 40 करोड़ में एक सदस्य 10 लाख लोगों का कम से कम प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसमें टोटल सदस्य जो थे वो 389 थे। अब बात ये आ गई सर, इसमें ब्रिटिश भारत से कितने थे। ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, क्योंकि उस समय तो हम ब्रिटिश भारत ही हुआ करते थे। तो ब्रिटिश भारत में जो सदस्यों की संख्या थी वो 296 हुआ करती थी। और देसी रियासतों से कितने सदस्य थे। देसी रियासतों से कितने सदस्य थे बताइए फटाफट से। अब यहां पर तो आपका रिवीजन हो जाएगा, 93। अब ये बताइए कि सर यहां पर जो 296 सदस्य हैं, अगर मैं इनकी बात करूं कि सर प्रांतों से कितने थे, प्रांतों से कितने थे, तो आप कहेंगे सर 292 थे। कितने? 292। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने थे। चीफ कमिश्नरी चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आप कहेंगे सर चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे भैया 4। कितने थे? 4। जो 4 सदस्य थे, एक तो था दिल्ली से, एक सदस्य कहां से था? दिल्ली से एक सदस्य था।
अजमेर मारवाड़ से कितने सदस्य थे, बताइए, जल्दी जल्दी लिखते रहिए, तो अब रिवीजन ही चल रहा है। अजमेर मारवाड़, ठीक है। अब तो आपका ये रिवीजन मात्र ही चल रहा है, यहां से भी एक था। आप कहेंगे कुर्ग, कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है, कुर्ग कहाँ पड़ता है जी, कर्नाटक में। तो आप कहेंगे सर यहां से कितने सदस्य थे, तो यहां से भी एक सदस्य था। कितने, एक सदस्य। अब बात ये आ गई कि सर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से कितने सदस्य थे, बलूचिस्तान से भैया एक सदस्य थे। कितने, एक सदस्य था। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। कि सर ये जब हमने पढ़ लिया कि सर इतने सदस्य थे, अब संविधान सभा का चुनाव भी होगा, संविधान सभा का चुनाव। कि सर संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, इलेक्शन कब हुआ संविधान सभा का, इलेक्शन। चलिए बताइएगा सर इलेक्शन कब हुआ और किसके द्वारा इलेक्शन किया गया, संविधान सभा का जो चुनाव था वो कब हुआ था। बहुत बढ़िया मुकुल जी, कोई बात नहीं माय डियर। चलिए ये सारी चीजें हमारी हुई कि सर कैसे कैसे हमने कितने कितने सदस्यों को लिया, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि सर कितने कितने सदस्य हमारे हो गए, है ना। ये 292 सदस्य कहाँ से आए, 4 सदस्य कहाँ से आए, इनको हमने पढ़ लिया। चलिए अब बात आती है कि सर जो चुनाव था, ये चुनाव कब हुआ था, चुनाव होता है जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है। चलिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ, ठीक है। जब चुनाव होगा तभी तो गठन होगा बाद में। तो जो चुनाव था, ये चुनाव कैसे हुआ था, आप कहेंगे सर जो चुनाव था वो प्रांतीय विधान सभाओं के, यहां पर लिखिएगा प्रांतीय विधान सभाओं के, विधान सभाओं के, विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है जी। आप कहेंगे सर जो संविधान सभा का चुनाव था वो अप्रत्यक्ष हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, रूप से। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि सर जो चुनाव था किसके द्वारा हुआ था, वाय द मेंबर्स ऑफ, वाय द मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन डन बाय, यहां पर लिखना भैया इलेक्शन, जो चुनाव था ना, इलेक्शन या इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन डन बाय द मेंबर ऑफ, द मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रांतीय विधानसभाएं थी ये प्रोविंशियल कही जाती थी, स्टेट नहीं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या लिख लेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। इसको आप लिखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज। चलिए तो यहां पर हमने लिख लिया कि सर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। अब ये बात यहां पर हो गई। अब चुनाव कितने लोगों में हुआ था, चलिए बताइए कि सर चुनाव कितने लोगों में हुआ था। जो इलेक्शन था, इलेक्शन कुल, कुल कितने सदस्यों में इलेक्शन हुआ था, कुल चुनाव, कुल चुनाव हुआ 296 सदस्यों में। कितने, 296 सदस्यों में। क्योंकि देसी रियासतों ने, देसी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया, जो देसी रियासतें थी उन्होंने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। अब देसी रियासतों में चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, तो यहां पर हम बात करेंगे सर कांग्रेस, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, आप मुझे बताइए। कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, कितनी, 208। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, मुस्लिम लीग, इन्हें कितनी सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट, ठीक है। और अन्य जो सीट थी, अन्य 15 सीटों पर जीत हासिल की, जो अन्य थी। अब ये बात हमारी हो गई कि सर ये बताइए कि संविधान सभा में 208 सीट मिली थी, 208 सीट मिली थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 73 सीट हासिल की। अगर पूछ लेता कि मुसलमानों की संख्या संविधान सभा में कितनी, तब आप कहते 79, तब आप कहते 79। चलिए अनुज कुमार फास्ट नहीं है भैया, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, ठीक है।
चलिए, अब इसमें बात ये आती है कि सर यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चलिए सर, अनुच्छेद 219 में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। सर इंग्लिश मत लिखिए। चलो जी, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे जी, इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए हम लोग बात करेंगे, हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल भैया कांस्टेबल भी निकलेगा। कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं निकलेगा जी कांस्टेबल? इतना डीप करा रहा हूं, क्या कांस्टेबल नहीं करेंगे आप इसमें? यहां पर आप एसआई को भी कवर कर जाएंगे, एसआई को भी कवर कर जाएंगे, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि हर उस वनडे एग्जाम को क्लियर करेंगे इससे जो आपके लिए पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब क्लियर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग, हाँ जी। चलिए, देखिए मुसलमानों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप कहेंगे सर 79, लेकिन अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे तो वो थे 73। अभी मैं बात करता हूं कि सर यहां पर हमने बात कर ली संप्रदाय के आधार पर। आप बताइए, संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय, कम्युनिटी, संप्रदाय के आधार पर, आधार पर संविधान सभा में सदस्य, आप ये फटाफट से हेडिंग डालिए। चलिए, संविधान सभा में सदस्य, में सदस्य कितने सदस्य थे? चलिए, जैसे पूछा जाए सामान्य जाति के कितने सदस्य थे, कि भैया सामान्य जाति से कितने सदस्य थे, सामान्य कास्ट के कितने लोग थे? आप कहेंगे सर सामान्य जाति से 213 लोग थे। मुसलमानों की संख्या कितनी थी? जो मुस्लिम लोग थे, वहां पर मुस्लिम लीग पार्टी लिखी, यहां पर मुस्लिम लिखे हैं कि सर मुस्लिम लोग कितने थे, तो 79, ठीक है। कहीं कहीं 80 भी दिया हुआ है। इसमें सिख कितने थे, सिख, आप कहेंगे सर सिख जो थे वो थे भैया 4, कितने थे, 4। अच्छा, इसमें महिलाएं कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में जो महिलाएं थी, महिलाएं, आप कहेंगे सर महिलाओं की संख्या थी 15। कितनी थी जी, 15। तो आपने ये पढ़ लिया, संप्रदाय के आधार पर भी हमने पढ़ लिया। चलिए, सुमित जी कह रहे हैं सर प्लीज राइट इन इंग्लिश। बिल्कुल भैया, जरूरी है, इंग्लिश वाले बच्चे भी तो हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी तो हैं, ठीक है। इसको आप लिखना बेसिस ऑफ कम्युनिटी, इसको लिख लीजिए इंग्लिश में, क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए। तो आप बेसिस ऑफ सेक्ट लिखिए, बेसिस ऑफ कम्युनिटी लिख लीजिए कि सर बेसिस ऑफ कम्युनिटी, मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिस ऑफ कम्युनिटी। चलिए, यहां पर हमने बात कर ली। अब ये सारे पॉइंट हमारे हो गए कि सर संविधान सभा में कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग पार्टी को 73, जबकि मुसलमानों की संख्या 79। को जरूरी थोड़ी था कांग्रेस में मुसलमान नहीं थे, मुसलमान थे। प्रांत राज्य होते हैं, प्रांत को स्टेट कहते हैं, प्रोविंस कहते हैं। चलिए, प्लीज लिखिए, प्लीज इसको लिख लीजिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, यहां पर हमने लिख लिया। चलिए भैया, शानदार। अब बात ये हो गई कि सर यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब संविधान सभा में कहां से कितने सदस्य आए थे, कहां से कितने सदस्य आए थे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, राइटिंग साफ लग रही है आप लोगों को? राइटिंग तो वैसे मैं साफ ही लिखता हूं, लेकिन चलिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था संविधान सभा का उस समय, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। ये चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जिन सदस्यों को जनता ने चुनकर विधानसभाओं में भेजा था, उनके द्वारा भैया संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, ठीक है। कि सर जैसे कांग्रेस ने 210 कैंडिडेट खड़े किए थे, 199 में कांग्रेस जीती और 9 पर कांग्रेस ने गठबंधन किया, तो 199 प्लस 9 मिलाकर 8। मुस्लिम लीग पार्टी थी, उस पार्टी से 73 सीट मिली थी, और अन्य मतलब कुछ निर्दलीय थे और कुछ भैया छोटी छोटी पार्टियों से थे। चलिए, अब ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे। हाँ जी, बताइए, देखना भी मोबाइल में कि साफ नहीं दिख रहा है क्या? वयस्क का मतलब होता है अडल्ट, जो 18 साल के हो चुके हैं, जो 18 साल के हो चुके हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि सर
जब संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। चलिए, दिख रहा है साफ। चलिए आगे बात कर लें। अब तो लिख लिया आप लोगों ने इतना। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां तक पहले आप मुझे बताओ सारी चीजें समझ में आ गई। अब जैसे जो महिलाओं की संख्या है, मैं बता देता हूं जो महिलाएं थीं वो कितनी थीं, कौन कौन सी महिलाएं थीं। जैसे 15 महिलाओं का जिक्र हुआ कि संविधान सभा में प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी थीं, तो आप कहेंगे जैसे सुचेता कृपलानी थी जो उत्तर प्रदेश से आई थी, और उस समय उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था, उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था। क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, इसे क्या कहते थे? यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है जी, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। आपको पता है हम उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं। यूपी क्यों बोला जाता है? क्या ऊ और पी लेते हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश से यूपी नहीं बना, यूनाइटेड प्रोविंस से यूपी बना, यूपी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में नामकरण हुआ। पहले ये क्या नाम था? तो आप कहेंगे सर ये पहले यूनाइटेड प्रोविंस था। सुचेता कृपलानी ये यूपी की प्रथम महिला सीएम रही हैं। क्या रही हैं? प्रथम महिला सीएम। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा महिलाएं किस प्रांत से आई थी? तो यूनाइटेड प्रोविंस से महिला सीएम। ठीक है जी। विजय लक्ष्मी पंडित ये भी उत्तर प्रदेश से, पूर्णिमा बनर्जी ये भी उत्तर प्रदेश से, कमला चौधरी ये भी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बेगम एजाज रसूल ये भी उत्तर प्रदेश से। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन थी जी? आप कहेंगे सर एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है जी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो बेगम एजाज रसूल थी। राजकुमारी अमृता कौर, तो ये भैया जब हम आजाद हुए तो कैबिनेट में पहली, या ऐसे कह सकते हैं प्रथम केंद्रीय मंत्री, पहली महिला केंद्रीय मंत्री, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी, पहली महिला केंद्रीय मंत्री। कौन बन गई दोस्तों? केंद्रीय मंत्री। चलिए, पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बन गई थी? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर, जिनका चुनाव कहां से हुआ था? मध्य प्रांत से हुआ था। कहां से हुआ था? मध्य प्रांत से चुनाव हुआ था। प्लीज इनको आप लोग जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, हमने यहां पर लिख ली। अब ये मत पूछिए कि ये कौन थी, कहां से थी, ये सब इतना डिटेल में मत जाइए कि कमल पूर्णिमा बनर्जी कौन थी। पूर्णिमा बनर्जी एक महिला हैं जो उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में निर्वाचित होकर आई थी। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला हैं जो यूएनओ की महासभा में अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलिए समझ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय था इनके पास। केंद्रीय मंत्री का मतलब है कि भैया मंत्री रही, और सबसे लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्रालय में महिला मंत्री भी यही रही हैं। समझ गए हैं जी? चलिए लिख लीजिए फटाफट से, मध्य प्रांत। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, यहां तक आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक बार थम जरूर कर देना क्योंकि इतना टाइम आप लगाएंगे तो फिर कैसे कंप्लीट करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए, मध्य प्रांत जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश कहते हैं, बताइए जल्दी से। ब्रिटिश भारत का मतलब था जिस जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, जिस जिस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में लिया था, उसे ब्रिटिश भारत कहा गया था। उसे क्या कहा गया था? ब्रिटिश भारत कहा गया था। चलिए देखिए, अब कुछ कह रहे हैं बहुत स्लो चल रहे हो, कुछ कह रहे हैं बहुत फास्ट चल रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना भाई। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब सरोजनी नायडू ये बिहार से निर्वाचित होकर आई थी। सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल है, भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल। महिला राज्यपाल किस राज्य की थी? तो यूपी की। ये पहली महिला राज्यपाल कहाँ की बनी थी? यूपी की। हंसा मेहता बंबई से थी। जी दुर्गाबाई कहाँ से थी? मद्रास से। दक्ष यानी वेलायुधन कहाँ से थी? मद्रास से। और ये पहली प्रथम प्रथम दलित महिला थी। संविधान सभा में पहली दलित महिला कौन थी? दलित महिला। ठीक है, तो आप कहेंगे
SC ST से जो आती हैं उनका नाम था दक्षयानी वेलायुधन, मद्रास से आती हैं। अम्मू स्वामीनाथन ये मद्रास से आई थी। मालती चौधरी ये ओडिशा से आई थी। वर्तमान जिसे ओडिशा कहते हैं उस समय उड़ीसा कहा जाता था। क्या कहते थे? उड़ीसा कहते थे। स्पीड एकदम सही है भाई, इसी स्पीड पे पढ़ेंगे। अगर किसी को स्लो लग रही है तो भाई वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना बाद में, और जिसको तेज लग रही है वो बाद में स्पीड कम कर लेना, क्योंकि बड़ा समस्या हो जाएगी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता रहूं आपको और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल राहुल पवार जी, ये वही विजय लक्ष्मी पंडित हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग पढ़ लीजिए इनको फटाफट से। यहां तक आप वैसे इनको जो है पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर हमने बात कर ली है रेणुका राय। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आई थी। लीला लीला राय पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आई थी। और एनी मस्करनी ये त्रावणकोर से निर्वाचित हुई थी। ये पूछा जाता है कि सर एनी मस्करनी का निर्वाचन संविधान सभा में कहां से हुआ था? तो त्रावणकोर तमिलनाडु, है ना। त्रावणकोर तमिलनाडु में है ना। बताएं कहां पर है त्रावणकोर, बताइए फटाफट से। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए ये आप 3 सेंटेंस होंगे, मुश्किल से 3 भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, एक ही सेंटेंस मान लो, एक ही सेंटेंस मान लो। लिख लिया आपने यहां तक? बताइए। हाँ जी, बहुत शानदार, शानदार, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। त्रावणकोर बेटा जो है वो केरला में है। कहां पर होगा? केरला। चलिए बताइए, केरल में है, तमिलनाडु में नहीं, केरल में त्रावणकोर, है ना। ये फटाफट से आप पढ़ लीजिए। यहां तक आप लोग एक बार लिख लीजिए जल्दी से, है ना। यहां तक आप लोग लिखेंगे। त्रावणकोर ही तो हुआ करता था, जैसे तिरुवनंतपुरम कहा जाता है ना। त्रावणकोर केरल। चलिए अब बात यहाँ पर ये आ गई कि सर ये हमने पढ़ा, हमें ये भी पढ़ना है, हमें यहाँ पर ये भी पढ़ना है कि सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव था, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे, कल हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, अगर हाथ से लिखूंगा तो ये आज खत्म नहीं हो पाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव 1946 में पूर्वी बंगाल से हुआ। कहाँ से हुआ? पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। जब पाकिस्तान में चला गया तो भैया अंबेडकर साहब का पद रिक्त हो जाता है, और अंबेडकर साहब के बिना संविधान लिखा नहीं जा सकता। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जब ये संविधान सभा में बात रखी कि भैया अंबेडकर साहब के बिना तो संविधान नहीं लिखा जाएगा, क्या किया जाए? तो जेबी कृपलानी साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब, इन सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं कि बंबई की जो पूना सीट है, पूना सीट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कराते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उस सीट पर एमआर जयकर ऑलरेडी वहां पर निर्वाचित थे। तो एमआर जयकर साहब से रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप जो है अपना त्यागपत्र दे दो और आपकी सीट पर हम अंबेडकर साहब को लाना चाहते हैं, क्योंकि इनके बिना संविधान पॉसिबल है नहीं। तो अंबेडकर साहब को बंबई की पूना सीट से एमआर जयकर का त्यागपत्र दिलवाने के बाद सदस्य बनाया गया। तो ये दूसरी सीट से निर्वाचित होकर आए हैं। आप कहेंगे एमआर जयकर का त्यागपत्र दिलवाकर इन्हें मुंबई की पूना सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को क्या किया गया है? इन्हें निर्वाचित किया गया है। ठीक है जी, क्या किया गया? निर्वाचित किया गया। चलिए अब बात करेंगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। हमने ये बातें कर ली, है ना, यहां तक हमने ये चीजें पढ़ ली। चलिए बताइए, कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे बताएं। आगे बात करते हैं। ये हमने यहां तक नोट डाउन करना है, फटाफट से आप लिखिए। चलिए अब ये बताइए कि सर ऐसी चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन ये और बताइए कि महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान किसने लिखा है वो हम कल बात करेंगे जब संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। हालांकि मैं बता देता हूं
है ना। संविधान का निर्माण जो है या लिखने की बात आप कर रहे हैं, हाथ से किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। ठीक है, हम महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर संप्रभु एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। इनके पास इनविटेशन आया लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम संविधान सभा का सदस्य नहीं बनेंगे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान सभा से पहले ही अलग थे। चलिए, तो ये सारे पॉइंट बहुत बढ़िया थे, यहां तक आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया। यहां तक सारे पॉइंट आपने लिख लिया क्या? अजय जी, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको पीडीएफ से लिखने में कोई समस्या ना हो तो प्लीज पीडीएफ से लिख लेना, क्योंकि आपके लिए पूरी क्लास को रोक कर रखना थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप पूरा बैच बहुत समझदार है, तो पूरे बैच को रोकना मुझे लगता है उचित नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप बहुत स्लो लिख रहे हैं। अगर इतना स्लो लिखेंगे तो फिर नहीं लिख पाएंगे, है ना। चलिए, तो हमने कहा कि तेज बहादुर संप्रभु एवं जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की, जबकि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ लिए, ये हमने पढ़ लिए, हम संविधान सभा की बात हमारी हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ समितियों की बात करेंगे और इन्हें आपको लिखना नहीं है, इन्हें आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा, इन्हें पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में मिलेगा। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब इनको ऐसे याद रखना, संघ, संघ मतलब यूनियन, और यूनियन मतलब देश। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि संघीय कार्यपालिका के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ, संघ जहां भी आ जाए तो समझ जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। जहां राज्यों की बात आ जाए, राज्यों के लिए समिति बनी थी तो उसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी कि इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, देखिए हमने ये पढ़ा था कि 559 रियासतों को मिलाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश मिलाए गए थे। तो जब परामर्श की बात आई, रियासतों की बात आई, तो रियासतों को मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण काम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो भैया राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। इनको आप लिखिए। सर अंबेडकर साहब ने अपना तिरछा हस्ताक्षर किया था? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। वो मैं कल बताऊंगा ना, जब संविधान का निर्माण कराऊंगा, किसने क्या किया था, हम उस पर बात करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इन्हें लिखें नहीं, पीडीएफ से आप लिख लें, पीडीएफ से आप इसे लिख लें, क्योंकि लिखने में तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समितियों के जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कि सर जहां भी मौलिक अधिकारों की बात आ रही थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों से कहा था कि हम आपके अधिकारों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करेंगे, जो अधिकार हमें मिलेंगे वो अधिकार आपको मिलेंगे। तो अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आप कहेंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी हैं, ये ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों पर उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सारी किताबों में यहां पर जेबी कृपलानी बताया हुआ है, जो कि गलत है। जेबी कृपलानी उप झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसे तदर्भ झंडा समिति कह लें तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अगर उप झंडा समिति कहते तब जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति यानी कि संचालन समिति, स्टेयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बढ़िया से इसको लिख लेना, बढ़िया से इसको आप लोग लिख लेना। आगे बात कर रहे हैं कि सर इतना तो हमने एकदम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको जो है पीडीएफ से हम लिख लेंगे, ऐसा प्रॉमिस आपसे मुझे चाहिए, ऐसा प्रॉमिस आपसे मुझे चाहिए। ठीक है, अब बात आ गई सर, बात आ गई नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। ये प्रारूप समिति है। कौन? प्रारूप समिति, जो भारतीय संविधान के
प्रारूप की जांच करेगी और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। यहां तक हमने पढ़ लिया। कल हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की। कल हम किस पर बात करने वाले हैं? संविधान के निर्माण की। हालांकि मैं प्रारूप समिति और बता देता हूं, मैं प्रारूप समिति आपको और बता देता हूं कि प्रारूप समिति में कौन कौन थे। तो आप कहेंगे सर प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे। कल मैं केवल इसका गठन वगैरह बताऊंगा, सदस्य आज ही बता देता हूं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव थे। एन माधवराव ये किसके स्थान पर आए थे? बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। किसके? बीएल मित्र के स्थान पर आते हैं। किसके स्थान पर? बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। तो आपने पढ़ा कि सर ये तो बीएल मित्र के स्थान पर आ गए। ठीक है, किसके स्थान पर आ गए जी? बीएल मित्र। तो आपने यहां पर लिखा कि सर ये किसके स्थान पर आए थे? बीएल मित्र के स्थान पर। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि मैं बीमार हूं, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बीएल मित्र ने कहा कि मैं बीमार हूं, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, त्यागपत्र दिया। उनके स्थान पर एन माधवराव आ गए। कौन आ गए? एन माधवराव। ठीक है, कौन आए थे? एन माधवराव। और टीटी कृष्णाचार्य डीपी खैतान के स्थान पर आए थे, क्योंकि डीपी खैतान की मृत्यु हो गई। लिखकर ही पढ़ाएंगे, परेशान क्यों हो गुड्डू जी। हाँ, लेकिन बेटा कुछ चीजें तो आपको भी मैनेज करनी पड़ेंगी, है ना। देखिए जब हम दूध को गर्म, पहले दूध निकालते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर रात भर उसको रख देते हैं जमने के लिए। जब वो जम जाता है फिर उसे बिलोते हैं, है ना, तब जाकर कहीं घी मिलता है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको सब कुछ बिना किए घी मिल जाएगा, आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।